आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास 5th, जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी देखें, स्किप ना करें। मैंने एक एक चीज, जितनी भी चीजें आरटी के अंतर्गत होती हैं, एक एक चीज इसमें कवर की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो या दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आरटी से रिलेटेड आते हैं, वो सारे ये चैप्टर क्लियर करेगा। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतने व्यूज भी नहीं आ पा रहे, ना आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें आपको कैसी वीडियो कैसी लगी और आगे कौन सी आपको वीडियो चाहिए। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें। और ऐसे स्टूडेंट जो एलटी साइंस का बेस्ट लेना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी साइंस का, तो उनकी क्लासेज चल रही हैं केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और आप ये स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमसे कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। ये पेड कोर्स हमारा चल रहा है। बाकी जो हमारा पेडागोजी का है, ये हमारी फ्री क्लासेज चलेंगी। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट टू एजुकेशन। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा, राइट टू एजुकेशन आप कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हमारे पास है। तो शिक्षा का अधिकार आप देखिए, इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। एक बच्ची दिखाई दे रही है, इसमें देखिए बच्चे दिख रहे हैं और वो पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये शिक्षा से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। तो शुरू से लेके हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने इसमें पढ़नी है। तो सर्व शिक्षा अभियान में राइट टू एजुकेशन के लिए, आरटीई के लिए कुछ प्रावधान है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से एक एक चीजें हम लेके हुए चल रहे हैं। देखिए, कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें, ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें ही कवर अप करी हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को अगर पूरा टाइटल उसका देखें, शीर्षक देखें, ये कितने लोगों को नहीं पता होता कि क्या है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्या है। हिंदी में कहें तो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इंग्लिश में है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत वर्ष 6 से 14 आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भारत उन 135 देशों में से एक बन गया है जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारत में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया 2010 में, उससे पहले 134 देश ऐसे थे जिन्होंने ऑलरेडी शिक्षा को मौलिक अधिकार माना था। तो भारत जो है, इंडिया 135वां देश बना जिसने बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लगाया उसको मौलिक अधिकार माना, फंडामेंटल राइट में शामिल किया। Under the Right to Education Act 2009, provision for free and compulsory education has been made for all children aged 6 to 14 years. India became one of the 135 countries where education is a fundamental right of every child. सभी 134 देश ऐसे थे जिसमें फंडामेंटल राइट माना गया था एजुकेशन को। लेकिन इंडिया जब शामिल हुआ तो वो 135वां देश बना। तो अब हम बात शुरू करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां से इसको फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। तो हुआ क्या, 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया। ठीक है, 86 अमेंडमेंट किया 12 दिसंबर 2002 को। उन्होंने क्या किया, उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 21 क को जोड़ा। ठीक है, और उस 21 क के तहत शिक्षा को उन्होंने कहा मौलिक अधिकार बना दिया गया। On December 12, 2002, the 86th amendment was made to Constitution in which education was made a fundamental right in Article 21A। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 21A में ये कहा गया है, अनुच्छेद 21 क में कहा गया है कि शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार माना गया है 21 क में। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स के लिए। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा संशोधन किया था, 86वां। और हुआ कब था, 2002 में। तो अब ये प्रक्रिया ऐसे है कि अगर वो 2002 में बनाया गया, संशोधन किया गया, अनुच्छेद लाया गया, तो लागू होने में बहुत सारी प्रक्रिया होती है, बहुत सारे चरण होते हैं जिसको पूरा करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई सन 2009 को। ये राज्यसभा में
पारित हुआ। इसके बाद ये लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। उसके तत्पश्चात जब राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दोनों जगह पास ये हो गया, पारित हो चुका है, उसके बाद ये फाइनल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए 26 अगस्त 2009 को गया और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के अनुमोदन मिलने के बाद, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका 2009 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लेकिन लागू ये कब से हुआ, प्रभावी कब से हुआ, कब से अस्तित्व में आया, ये आया 1 अप्रैल 2010 से। एक चीज आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लागू तो 1 अप्रैल 2010 से किया गया है, लेकिन ये 2000 बोलते इसे क्या है 2009, तो कभी कभी टिक करने के लिए आता है तो आप सोचते हैं ये तो आरटी एक्ट 2009 है तो ये 2009 में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 2010 में लागू हुआ। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्या सभी पूरे देश में ये लागू किया गया, सारे स्टेट ने लागू किया शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई जो है 2009 एक्ट, वो पूरे देश में लागू किया गया बजाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर में 370 धारा आपको पता है, आप जानते हैं उसको अच्छे से, तो धारा 370 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब जगह आरटीई एक्ट लागू किया, जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ था। तो ये तो बात हुई हमारी आरटीई एक्ट जो है हमारा 6-14 की बात। इसी के साथ साथ एक चीज एक बार और कही गई, जो अभी नई शिक्षा नीति में लागू भी इसे कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो आया हुआ है 2020, इसमें ये इन्होंने एक चीज कही थी कि 3 से 6, ये तो बात हो रही थी 6 से 14 के बच्चों का, अगर मैं कहूं 3 से 6 बच्चों का क्या होगा, 3 से 6 साल के बच्चों का क्या होगा, तो आपने सुना होगा आजकल बाल वाटिकाएं बन रही हैं, जगह जगह सुना है ना, बाल वाटिकाएं बन रही हैं, तो वो बाल वाटिकाएं इन्हीं बच्चों के लिए हैं। तो ये कहते हैं 3 से जो 6 साल के बच्चे हैं इनके लिए ईसीसीई का प्रावधान होगा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, मतलब ऐसे बच्चे जो नर्सरी प्री नर्सरी आपने सुना होगा ना, तो हिंदी में अगर कहें तो प्रॉपर अभी जो चल रहा है वो है बाल वाटिकाएं, तो ये बाल वाटिकाएं इन्हीं बच्चों के लिए है, 3 से 6 साल उम्र तक के बच्चों के लिए क्या है ईसीसीई, और ये प्रावधान रखा गया आर्टिकल 45 में। ये कहीं पर मेंशन नहीं होता, इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 45 में बात की गई है 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की व्यवस्था की जानी कंपलसरी है, जिसे अब एनईपी 2020 में लागू कर दिया गया है। और उत्तराखंड में भी हमारी बहुत सारी बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो हमारा आरटीई के रूल्स हैं, जो भी आरटीई में, देखिए आरटीई कोई एक चीज नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे अभी, जितने भी रूल्स हैं वो रूल्स मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं वहां ये लागू नहीं होंगी। ठीक है, क्या क्या बोला, आरटीई कहां कहां लागू नहीं होगा, नथिंग इन दिस एक्ट विल अप्लाई टू मदरसा, वैदिक स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेनली रिलीजियस एजुकेशन। ऐसे स्कूल, एक तो खासकर मदरसा, वहां ये लागू नहीं होता। इसके अलावा जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस धार्मिक, वहां भी ये लागू नहीं होगा। इसी प्रकार पहले से जो चले आ रहे वैदिक स्कूल जो हैं वहां आरटीई के नियम काम नहीं करते, वहां लागू नहीं होंगे, उनको छोड़ के और सभी संस्थानों में ये लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, इससे आगे चलते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं, देखिए जो हमारा आरटीई एक्ट 2009 है ये कहता है 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जानी है, उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है, उनको दी ही जाएगी। मतलब हमें कुछ भी करके 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करनी है। तो अब शब्द आया प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन होता है 1 to 8। एलिमेंट्री एजुकेशन किसको कहते हैं, 1 क्लास से लेके 8 क्लास के बच्चों को जो क्लासेस होती हैं वो कहलाती है एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका फर्दर डिवीजन करें तो क्लास 1 to 5th जो होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक या फिर प्राइमरी स्कूल लिख देती हूं मैं, इसमें पीएस लिख दे रही हूं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 की, तो क्लास 6 to 8 को कहते हैं यूपीएस, अपर प्राइमरी। क्या कहते हैं, अपर प्राइमरी। तो एलिमेंट्री में दोनों आ जाएंगे, प्राइमरी भी आ जाएंगे और अपर प्राइमरी भी आ जाएंगे। प्राइमरी होंगे जिसमें क्लास 1 to 5 चलता है, अपर प्राइमरी होते हैं जिसमें 6 to 8 चलता है।
और कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, वैसे मोइनली हमारे 1 to 5 अलग ही रहते हैं और 6 to 8 अलग ही रहते हैं। 6 वाले में कभी कभी ये रहता है 6 to 10 भी चलता है, 6 to 12 भी चलता है। लेकिन फोकस जो हमारा प्रारंभिक शिक्षा का है, एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 to 14 एज है 1 to 8 क्लास के लिए। तो इसमें 6 to 14 की अगर बात करूं, एज किससे किससे हो जाएगी, 6 to 11 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स होगी प्राइमरी के लिए, जिसमें बच्चा 1 से 5 तक पढ़ रहा होगा। और 11 के बाद जब ये 11 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, 11 to 14 ये चलेगा किसमें, 11 to 14 ईयर्स किसमें रहेगा, अपर प्राइमरी में, मतलब 6 to 8 में पड़ेगा। 11 to 12, 12 with 13, 13 to 14, ठीक है, 3 ईयर्स इसमें हमारा हो गया। मतलब 11 कंप्लीट कर लेगा तो वो ये वाले में आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको 11 साल पूरे नहीं हुए हैं वो इसमें आएगा, जैसे ही 11 साल पूरे होंगे वो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो समझ में आ गया, प्राइमरी लेवल पे होगा वो 6 to 11 ईयर्स में, और अपर प्राइमरी लेवल में वो 6 to 8 पड़ेगा 11 to 14 ईयर्स में। तो समझ में आ गया, एलिमेंट्री एजुकेशन आप समझ चुके हैं। कक्षा 1 से लेके 8 तक, 1 to 8 की जो क्लास होती है जिसमें प्राइमरी प्लस अपर प्राइमरी आते हैं, वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्री एजुकेशन। अब इसमें एज भी लिखी हुई है, ठीक है, ये मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया था। जो एज की अगर बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो सामान्य बालक और बालिकाएं हैं, ठीक है, सामान्य और बालक बालिकाओं की एज कितनी होनी चाहिए, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन किसके लिए मान्य होगी, तो वो कहता है 6 to 14 ईयर्स के जो बालक और बालिकाएं हैं, ठीक है, सामान्य बालक और बालिकाओं की बात करें, नॉर्मल जो गर्ल्स और बॉयज हैं स्टूडेंट, तो 6 to 14 ईयर्स एज है एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने की। लेकिन वहीं अगर हम बात करें CWSN बच्चों की, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, जिन्हें दिव्यांग बच्चे, पहले से विकलांग बोला जाता है, अब बोला जाता है दिव्यांग बच्चे, तो दिव्यांग बच्चों के लिए भी क्या है, व्यवस्था की गई है। लेकिन क्योंकि इनका ये थोड़ा सा लिटिल बिट कहें तो थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं और इनको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती हैं पढ़ाई के लिए, तो इनकी एज लिमिट बढ़ा दी गई है। इनका 6 to 14 ना हो गए, 6 to 18 मान लिया गया है कि वे दिव्यांग बच्चे जिनके 6 to 18 है उनको एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। मतलब 18 ईयर्स तक इनके लिए है। तो पेपर में ही जरूर आ सकता है 6 to 14। आप बोलते हैं आरटीई एक्ट किसके, 6 to 14, अगर उसने दिव्यांग बच्चे दे दिया तो आप बोलोगे 6 to 18, तो 6 to 18 है वही आरटीई एजुकेशन। दिव्यांग बच्चों की बात होगी, डिसेबल बच्चों की बात होगी, तो आप कहोगे 6 to 18 ईयर्स है उनके लिए एज। और डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ लिया दिव्यांग बच्चों के लिए एज क्या होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एज एजुकेशन प्राप्त करने की, और नॉर्मल के लिए क्या होगी, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट जो है हमारा 2009, इसके अंतर्गत टोटल चैप्टर्स, अध्याय हैं 7, उपखंड है, इन अध्याय के अंदर उपखंड जिन्हें कहते हैं धाराएं भी बोलते हैं, सेक्शन भी बोलते हैं, ये हैं 38, और अनुसूचियां शेड्यूल है 1। तो एक एक करके हम इसके सारे सेक्शन, सारे अध्याय पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट में दिया हुआ है, पहले मैं अध्याय आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो इंपोर्टेंट होंगे पढ़ाऊंगी मैं सारी चीजें, जो इंपोर्टेंट है तो मैं उनको बता दूंगी कि इनको आपने फोकस करना है, ठीक है। तो अगर हम अध्याय की बात करें तो चैप्टर 1 जिसे हम कहते हैं अध्याय 1, इसमें मेंशन किया गया है इसका नाम, आरटी के बारे में उसके डिटेल संक्षिप्त नाम, उसको विस्तार पूर्वक बताया है कि आरटी क्या है, शुरुआत से लेके सारी चीजें इसमें शॉर्ट में बताई गई हैं, एब्रीविएशन, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। इसी प्रकार बात करें अध्याय 2 की, तो अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में बताया है कि जो हमारा एजुकेशन है वो क्या है, फ्री रहनी चाहिए और क्या होना चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसी प्रकार आगे बढ़े अध्याय 3 में, चैप्टर 3 में ये लिखा गया है जो ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य इसमें बताए गए हैं, ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स। अध्याय 4 में विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स। अध्याय 5 की बात करें, चैप्टर 5 की बात करें तो इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम कि बच्चों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, इनको अभी डिस्कस करेंगे इसलिए मैं केवल अभी बता रही हूं। अध्याय 6 में बालकों के संरक्षण, बालकों के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण की बात की है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, ठीक है। और अध्याय 7 की बात करें, इसमें सारी चीजें हैं, कुछ चीजें जो इंपोर्टेंट रहती हैं, तो प्रकीर्ण लिखा है, मिसलेनियस इसमें दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, विविध कहते हैं इसे। तो एक एक करके देखते हैं। अध्याय 1, तो अध्याय 1 में ज्यादा हमने कुछ देखना नहीं है, अध्याय के बारे में केवल नाम दिए गए हैं इसमें।
आरटी एक्ट के बारे में थोड़ा विस्तार से दिया है कि क्या है आरटी एक्ट और क्या प्रावधान है, कुछ चीजें करी हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एब्रीविएशन, एक्सटेंट और कमेंसमेंट है। धारा 1 में नाम बताया गया है, प्रारंभ कैसे होगा ये बताया गया है। इसके अलावा धारा 2 में, सेक्शन 2 में इन्होंने शब्दावली बताई हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इंपोर्टेंट है उनको फोकस करेंगे क्योंकि 38 सेक्शंस हैं। अगर अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 राइट्स बताता है कि क्या क्या अधिकार हैं। तो उस अधिकार में से इसमें टोटल 3 धाराएं हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस हमें पढ़ने हैं अध्याय 2 में। ठीक है, अध्याय 2 में हमें टोटल 3 सेक्शंस पढ़ने। ठीक है, जो चैप्टर 2 का शीर्षक हुआ है अधिकार, राइट्स, हमारे अधिकार। तो इसके अंतर्गत 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो सेक्शन 3 है निशुल्क शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ फ्री एजुकेशन। ये धारा कहती है, ये सेक्शन कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के सामान्य बालकों बालिकाओं और 6 to 18 ईयर्स के जो दिव्यांग बच्चे हैं, बालक बालिकाओं की फ्री एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। उनको फ्री एजुकेशन दी ही जानी है, वो पूरे उसके अधिकारी हैं कि उनको निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए 6 to 14 ईयर्स में। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उन्हें मिलेगी। आगे को हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी चीजें करती है सरकार ताकि अगर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो उनको फ्री एजुकेशन हमने देनी है। फ्री एजुकेशन तो आपको पता है गवर्नमेंट में तो फ्री रहता है और जैसे प्राइवेट स्कूल में भी है, मैं बताऊंगी उसको। हमारा उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है, संविधान चाहता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। तो अब हम बात करें धारा 4 की, तो धारा 4 सेक्शन 4 में ये कहता है उम्र के अनुसार प्रवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहूंगी कि इसमें ये कहता है कि जिस बच्चे की जो एज है उसके अकॉर्डिंग उसका एडमिशन किया जाए। इसमें बहुत से लोगों को डाउट भी रहता है, तो वही डाउट मैं आपको सॉल्व करना चाह रही हूं कि देखिए कभी कभी आपने जो हम एक बाल गणना कराते हैं, मैं समग्र शिक्षा अभियान में मैं खुद कार्यरत हूं, तो मैं आपको बता रही हूं कि हर वर्ष गवर्नमेंट द्वारा जो स्कूली लेवल पे है, हर एक घर घर में जाके, घर घर सर्वे उसे कहते हैं, घर घर सर्वे करके बाल गणना कराई जाती है। क्या कराई जाती है? बाल गणना, मतलब बच्चों की गणना कराई जाती है। चाहे वो बच्चा, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, चाहे वो बच्चा वहां रहता हो ना रहता हो, दूसरे उसका हो, कुछ टाइम के लिए भी वहां आया होगा, तो उसकी गणना की जाती है। ठीक है, चाहे वो गरीब हो, स्कूल में पढ़ा हो, कैसे भी बच्चे हो बस 6 to 14 ईयर्स नहीं रहता, हमारा 3 to 18 ईयर्स में होने लग गई है। तो 3 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी बाल गणना की जाती है घर घर जाके। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी पाए जाते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए हों, कभी भी स्कूल नहीं गए, उनको कहते हैं नेवर एनरोल्ड। इसको लिख लीजिएगा, एनी लिखते हैं, हिंदी में लिख लीजिए नेवर एनरोल्ड। ऐसा बच्चा जो कभी विद्यालय नहीं गया। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गए तो थे स्कूल, लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ घर की परिस्थिति या घर में पैसा ना होने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। क्या कहते हैं उसे? ड्रॉप आउट, या फिर विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चे। तो चाहे वो बच्चा नेवर एनरोल्ड हो, कभी स्कूल ना गया हो, या फिर वो कभी कभी स्कूल गया हो, तो इन बच्चों का हमारा उद्देश्य होती है, सरकार कहती है कि आपने ये जो बच्चे ढूंढे हैं नेवर एनरोल्ड और ड्रॉप आउट, इनको आप इनका नाम स्कूल में लिखवाइए। ठीक है, स्कूल में लिखवाइए। अब बात ये हुई, जो बच्चा स्कूल गया, मान लीजिए ड्रॉप आउट जो बच्चा है वो 2 में गया, 2 के बाद छोड़ दिया, उसको तो मैंने बोला मैं 2 में नाम लिखा दूंगी। ठीक है, उसको मैं स्कूल लेके गई, मैंने कहा चलो इसका 2 में नाम लिख दो, इसने 2 में स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, सोचो वो हो गया है 12 साल का बच्चा हो गया है। ठीक है, वो 12 साल का बच्चा हो गया, अब क्या करेंगे? एक बच्चा ऐसा था जो आज तक स्कूल ही नहीं गया और ऐसे करते करते 12 साल हो गए उसको, तो अब उसको कैसे स्कूल में एडमिशन कराया जाए? तो हमारे विभाग में जो समग्र शिक्षा है, समग्र शिक्षा में क्या होता है, इस बच्चे का एक टेस्ट लेते हैं। नॉर्मल टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा वैसे टेस्ट नहीं होता। वैसे मैं आपको बता दूं, टेस्ट से भी पहले हम क्या करते हैं, पहले तो प्रयास करते हैं, 12 साल का है तो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग देखिए उसको कितने में रखेंगे। 14 ईयर्स में 8th में जाता है, तो 12 ईयर्स में हम उसे कहां रखेंगे? 6 में रखेंगे, 6 या 7th में रखेंगे उसको। ठीक है, 6 क्लास में उसका एडमिशन करा देते हैं। लेकिन एक व्यवस्था और है, मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे सेंटर चलते हैं NRST, मैं आपको बता रही हूँ समग्र शिक्षा में। एक बार मैं समग्र शिक्षा का भी आपको बताऊंगी क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं। NRST, इसको कहते हैं नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग, मतलब गैर आवासित विशेष प्रशिक्षण। मतलब ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए, या फिर क्या हुआ विद्यालय बीच से ही जिन्होंने छोड़ दिया, जो ड्रॉप आउट थे, अगर वो इस साल भी विद्यालय जाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए 1 साल के लिए 12 महीने के लिए एक सेंटर चलता है NRST। उसमें क्या होता है, उनके घर के आसपास खुले में कुछ हम टीचर अपॉइंट करते हैं, खुले में
उन बच्चों को कुछ टीचर अपॉइंट करके वो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। वो इस लेवल का, वो टीचर इस लेवल का बना देते हैं कि उसको किसी कक्षा में डाल दिया जाए। अब वो क्या करता है, ये टीचर ने इसको पढ़ाया, पूरे साल खूब मेहनत करी, बहुत मेहनत करते हैं ये सेंटर्स। तो ये पढ़ाने के बाद अगर 12 साल का बच्चा है, ठीक है, वो अच्छा हो गया, वो अगर उसका लेवल क्या है, उसको पढ़ाया, उसका टेस्ट लेते हैं, लास्ट में होता है टेस्ट लेने के बाद अगर उस बच्चे का लेवल 11 ईयर्स के अकॉर्डिंग है तो उसका एडमिशन वो करा देंगे बाद में स्कूल में क्लास 5th में। ये व्यवस्थाएं हमारी समग्र शिक्षा में। एक बार मैं एक टॉपिक ही डिस्कस करूंगी। तो यही लाइन ये कह रहा है, ये भी भारत सरकार की ही स्कीम है, और जो हमारा आरटीए एक्ट है उसमें ये एनआरएसटी की बात की गई है। यहां पर मैं इतना नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मैं बताऊंगी जब डिटेल में कभी देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आरटीए एक्ट में ही एनआरएसटी का प्रावधान है कि बच्चे जो नेवर एनरोल या ड्रॉप आउट हो जाते हैं और उनकी परिस्थितियां अभी भी वो स्कूल नहीं जा सकते, तो 1 साल उनको ऐसे सेंटर में पढ़ाया जाए जो कुछ घंटों के लिए चलते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए चलते हैं, और उनको सारी सुविधाएं, चाहे स्कूल हो, प्रार्थना हो, मिड डे मील हो, सारी फैसिलिटी वहां दी जाती है। ठीक है, तो यही कहता है कि अगर बच्चे ने कभी स्कूल नहीं गया या आधे से छोड़ दिया, तो अगर वो 12 ईयर्स का है, तो अगर उसका मेंटल लेवल थोड़ा सा 12 ईयर्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके अप्रोप्रिएट एज, देखिए अप्रोप्रिएट एज ये नहीं है कि 12 साल का है तो इस अनुसार एडमिशन कराया जाए। अप्रोप्रिएट एज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, मैं आपको ये मानूंगी, मेंटल लेवल के हिसाब से भी हम डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को किस क्लास में एडमिशन देना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो या ना हो, उसका एडमिशन कराना अनिवार्य है। कितने लोगों को ये पता नहीं होता और सोचते हैं कि हमारे पास तो आज तक हम स्कूल नहीं गया तो हम अब कैसे एडमिशन लेंगे। तो आप सभी से अभी आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी बच्चा आपको ऐसा दिखाई देता है कि वो कभी स्कूल ना गया हो या बीच में छोड़ दिया हो, तो उसका पूरा अधिकार है, आरटीए एक्ट के तहत उसका पूरा अधिकार है शिक्षा पाने का। उसको स्कूल में एडमिशन कराना ही पड़ेगा, उसको स्कूल से शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसको स्कूल से शिक्षा नहीं मिलेगी या उसको स्कूल वाले मना कर देंगे। अगर वो मना करते हैं तो वो गलत है, तो आरटीई के जो नियम है उसका विरोध हो जाएगा सीधे सीधे। तो समझ में आ गया क्या है एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। अब हम देखेंगे धारा 5, ठीक है, सेक्शन 5, टीसी का अधिकार। टीसी क्या होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, मान लीजिए इस स्कूल में वो पढ़ता है, ठीक है, इस स्कूल में पढ़ रहा है। अब वो क्या है, यहां पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इस वाले स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो क्या होता है ना, कभी कभी टीचर्स क्या करते हैं, मतलब मैं जनरली बता रही हूँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी नहीं देते हैं, वो कहते हैं नहीं पढ़ेगा ये। तो हम उसको मना नहीं कर सकते। बच्चे का जिस भी विद्यालय में जाने का मन करे वो उस विद्यालय में जा सकता है। इसका मतलब है विद्यालय बदलने का अधिकार बच्चे को है। वो चाहे तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले सकता है, टीसी ले सकता है, वो किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है, ये उसकी चॉइस है। तभी तो कहते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। वो किसी भी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तो उसको हम रोक नहीं सकते कि इसी विद्यालय में पढ़ना है, दूसरे में नहीं पढ़ना है। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि कोई भी बच्चा है वो टीसी लेने का अधिकारी है, वो किसी भी विद्यालय में पढ़ सकता है। देखिए मैंने बच्चे दिखाए हुए हैं, देखिए एक बार, जो हमारा उम्र के अनुसार प्रवेश है, बच्चे जैसे कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं। अक्सर ये लोग बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल ही नहीं जाते हैं। तो इनके लिए हमने इस तरीके से, देखिए इस वाले चित्र में व्यवस्था की है, जिसमें क्या होता है, इनके घर के आसपास ही क्या करते हैं, कुछ बच्चों को इकट्ठा करके इनको क्या करते हैं, टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स मतलब इसके लिए स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। ये उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये जो एनआरएसटी केंद्र हैं, 6 महीने वाले माइग्रेटरी जो बच्चे होते हैं, जो खनन भट्टे होते हैं ना, खनन मतलब क्या होता है, जैसे हमारा रुद्रपुर की बात करें, रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां खनन का काम चलता है, ईंट भट्टे चलते हैं। तो 6 महीने के लिए दूसरे स्टेट से बच्चे यहाँ आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं काम करने के लिए, 6 महीने रुक के चले जाते हैं। तो 6 ऐसे बच्चों के लिए जो माइग्रेशन करते हैं, प्रवासी होते हैं, उनके लिए भी 6 महीने के लिए क्या करते हैं, इनकी पढ़ाई बाधित ना हो, उनके लिए सेंटर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। अध्याय 3 जो है वो उसमें हमें कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, इसमें कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसमें टोटल कितनी ड्यूटीज, मतलब कितने सेक्शन है, अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल 6 सेक्शन है। इसमें सारी ड्यूटीज बताइए किसकी क्या ड्यूटी है। अगर धारा 6 की बात करें, सेक्शन 6 में ये कहता है विद्यालय स्थापित करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल। तो ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में
जैसे स्कूलों की अगर बात करें तो प्राइमरी का जो है, पीएस में लिख देती हूँ, प्राइमरी स्कूल की बात करें तो ये कहता है 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में स्कूल होना ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई बस्ती कहीं पर बैठी हुई है, बस्ती कहीं पर है, सॉरी बस्ती है कहीं पर, उस बस्ती के 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। इसी प्रकार ये अपर प्राइमरी के लिए कहता है, यूपीएस के लिए, ठीक है, उच्च प्राथमिक के लिए कहता है 3 किलो, जहां पर बस्ती की लोकेशन है वहां से 3 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई अपर प्राइमरी उच्च प्राथमिक विद्यालय होना ही होना चाहिए। इसी प्रकार अगर बात करें सेकेंडरी की, इसको कहते हैं माध्यमिक, तो ये कहते हैं कि 5 किलोमीटर जहां बस्ती है, बस्ती के 5 किलोमीटर की रेंज में सेकेंडरी होता है हमारा 9th to 10th क्लास। ठीक है, ये होता है प्राइमरी हो जाएगा 1 to 5 क्लास, ये नोट कर लीजिएगा, ये मैं इसमें बता नहीं पाई थी। 6 to 8 क्लास जो मुझे याद आता जा रहा है वो मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है, तो सेकेंडरी के लिए कहता है 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। किसके दायरे में? जहां पर बस्ती है, जहां से बच्चा आ रहा है, जहां बच्चे का घर है, उससे 5 किलोमीटर में। इसी प्रकार नेक्स्ट है हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी के लिए है 7 किलोमीटर का प्रावधान, कि बच्चे के घर से स्कूल तक की दूरी 7 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए। तो ये 11th 12th के लिए है। वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए किलोमीटर थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा स्कूल नहीं खोले जा सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल है उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो ज्यादा दूर तक जा भी नहीं सकते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि 1 किलोमीटर की रेंज में उनको प्राइमरी स्कूल मिलना चाहिए। तो क्या है, अभी सभी जगह सैचुरेटेड नहीं है, सारी बस्तियां जो हैं उनके 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय स्थापित नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है, जो आरटीई कहता है, राइट टू एजुकेशन, ये कहता है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमने सारी जितनी भी बस्तियां उनके 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल स्थापित करने हैं। तो ये यही कहता है, ये नियम है, ये हमारा एक्ट में कहा गया है, अधिनियम है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट करना ही है स्कूलों का। जैसे भी है, धीरे धीरे समय बीतेगा, लेकिन हमें स्कूलों से सैचुरेट करना है हर 1 किलोमीटर में। ठीक है, अब धारा 7 की बात करें तो धारा 7 में ये कहता है केंद्र सरकार के क्या क्या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें कि बहुत सारी सुविधाएं हैं 6 to 14 इयर्स के जो बच्चों के लिए प्रावधान बने हैं आरटीई, तो बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जा रही हैं, बहुत सारे नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, फंड जो है फंड भी उपलब्ध कराती है, ठीक है, और समय समय पर सर्वे करवाती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया तो हो गया, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्वे भी कराती है, वो कहती है हमने फंड दिया है तो क्या इसका सही तरीके से उपयोग हो पा रहा है, और बच्चे को उसकी सुविधा का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके भी, जैसे कि मैंने बोला था, एनआरएसटी केंद्र, ऐसे बच्चे जो हमारे ड्रॉप आउट झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नेवर एनरोल्ड हैं, तो उनके लिए जो है एनआरएसटी की व्यवस्था वो भी कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। तो बहुत सारे ऐसे कर्तव्य हैं, बहुत मैंने बताना नहीं है ब्रीफ में, जितनी जरूरत होगी शॉर्ट में बता रहे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। धारा 8 कहती है कि राज्य सरकार के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या ड्यूटीज होंगी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की। आपको पता है पूरी शिक्षा व्यवस्था को बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है, सारे नियम स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, सर्वे स्टेट गवर्नमेंट कराती है। इसके अलावा जो सेंट्रल से जो फंड आते हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट स्कूल तक लाने या बच्चे तक लाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो सारे नियम कानून फंड उपलब्ध कराना और सेंट्रल तक हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ले जाने, ये सारी ड्यूटीज जो हैं वो किसकी होती हैं, राज्य सरकार की होती हैं। ठीक है, लोकल अथॉरिटीज का आ गया, कुछ ड्यूटीज जो हमारी लोकल अथॉरिटी की हैं, ये है धारा 9 में कहता है, आपको पता है जो हमारे स्थानीय प्राधिकारी होंगे, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, वो जो वहां की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं समझ पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट देहरादून में बैठे हुए जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है जो देहरादून में बैठी हुई है या सेंट्रल पे न्यू दिल्ली में बैठी हुई है, वो उस बस्ती की, अगर मैं हम कोई एक जगह कहें, हाँ जैसे हमारा गांव ही है, मुक्तेश्वर की बात करें तो मुक्तेश्वर का एक छोटा सा गांव कोई भी ले ले, पोखरी ले ले, गहना ले ले, कोई भी एक जगह ले ले, तो क्या वहां की जो परेशानियां हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही, क्या वो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। तो वो जो वही ड्यूटी होती है लोकल अथॉरिटी की कि वो सारी जो चीजें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। अब धारा 10 की बात करें, सेक्शन 10 की बात करें तो इसमें ड्यूटीज बताई गई हैं।
पेरेंट्स की कि माता पिता के क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आरटी एक्ट आया है तो उसमें केवल क्या है ऑफिसर्स के, टीचर्स के, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ड्यूटीज पेरेंट्स की भी है, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा पेरेंट्स के साथ रहता है, तो कुछ माता पिता के कर्तव्य भी उसमें बताए गए हैं। ठीक है, और ये जो ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स है, पेरेंट्स की ड्यूटीज हैं, ये आर्टिकल 51A के में बताया गया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51 और क, ठीक है, अनुच्छेद 51 और क में ये प्रदर्शित किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं धारा 11 की, पूर्व विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था करना। जो मैंने आपको बोला था कि जो 45 आर्टिकल 45 हमारा है, उसमें 3 to 6 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की व्यवस्था करने का प्रावधान है। तो इसमें भी ये कहता है, धारा 11 में कहता है कि आपको कुछ भी करके जो प्री स्कूल है इनके एजुकेशन का अरेंजमेंट करना है। तो आपको पता है वर्तमान में नई शिक्षा नीति जो है वो लागू है। इसमें उसके अकॉर्डिंग हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पर देखिए बाल वाटिकाएं बनाई गई हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये दिख रहे हैं आपको, ये गवर्नमेंट स्कूलों की फोटो है। अभी आप किसी भी अगर कोई अच्छी सी बाल वाटिका आप देखेंगे, अभी तो डेवलप हो रहे हैं लेकिन कुछ बाल वाटिकाएं आप फेसबुक पे देख लीजिएगा, रामगढ़ ब्लॉक में देखिए, काशीपुर ब्लॉक में देखिए, इससे भी सुंदर बाल वाटिकाएं बनी है। तो ये भी क्या है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत है, इसलिए इनमें सुधार किया जा रहा है। तो ये सेक्शन 11 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ड्यूटीज हैं जो आपने करनी है। अब कुछ जिम्मेदारियां, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, वो दी गई हैं अध्याय 4 में। तो अध्याय 4 में, चैप्टर्स 4 में जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, वो क्या क्या चीजें हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है धारा 12, ठीक है, सेक्शन 12 में ये कहता है EWS 25% सीटों से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि जितने भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल की जो मिनिमम क्लास होती है, वैसे ज्यादातर जो होती है वो मिनिमम क्लास 1 मानी गई है, ठीक है, 1 मानी गई है मिनिमम, लेकिन कहीं कहीं नर्सरी भी चलती है तो उनके वहां नर्सरी के अकॉर्डिंग होगा। और ज्यादातर जो है, ज्यादातर स्कूलों में जो फर्स्ट क्लास होती है उसी को क्या है, मिनिमम क्लास है, लोवेस्ट क्लास माना गया है। तो वो कहते हैं आरटी एक्ट जो है उसमें 25% जो धारा 12 है ये कहती है किसी भी रिकॉग्नाइज जो प्राइवेट स्कूल है, चाहे एडेड स्कूल है, सहायता प्राप्त जो विद्यालय है, गवर्नमेंट में तो फ्री रहता है सभी के लिए, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहां हमें पैसे देने पड़ते हैं, एडेड स्कूल में भी फीस पे करनी पड़ती है ना, तो उन स्कूलों के लिए ये कहता है, लेकिन मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ठीक है। तो ये कहता है जो लोवेस्ट क्लास होगी, जगह अगर वहां लोवेस्ट क्लास 1 है और उसकी कैपेसिटी 100 है, तो वो कहता है इस जितनी भी उसकी कैपेसिटी है 1 क्लास में, वो जितने भी एडमिशन लेता है उसका 25% कितना हो जाएगा, 25 सीट्स। तो ये कहता है ये 25 सीट्स जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने हैं। इसमें जो 25% सीटें हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक 2D और 2E। ये 2 अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, इनको मैं अभी बताऊंगी, ये आपको पता भी नहीं होगा ये 2D 2E बच्चे क्या है, तो बस मैं इतना बता दूंगी। जो गरीब बच्चे होते हैं, वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, उनके लिए 25% सीटें हर विद्यालय में आरक्षित की गई हैं। और अगर वो विद्यालय 25% सीटें ये EWS बच्चों को नहीं देता, अपवंचित वर्ग के, गरीब वर्ग के बच्चों को नहीं देता है, तो उसकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। तो क्या होता है, वो 25% सीटों में जब ये बच्चे आते हैं तो इनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है, वो केवल स्कूल जाएगा, एडमिशन लूएगा, उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे करती है स्कूल को। इवन उस बच्चे के पेरेंट्स को भी बच्चे की कॉपी किताब, बैग, ड्रेस खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये भी हमारा आरटीई एक्ट के अंतर्गत है कि 25% सीटें रिजर्व रहती हैं प्राइवेट, एडेड और स्कूलों में, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन धारा 12 में है और अध्याय कौन सा है, 4th, चैप्टर 4 में है। अब नेक्स्ट इसके अलावा ये कहता है धारा 14 जो है, सेक्शन 13, सॉरी 14 लिखा है, सेक्शन 13 में ये कहता है कि प्रवेश परीक्षा व फीस डोनेशन का निषेध।
प्रोहिबिशन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड फीस और डोनेशन। अक्सर आपने देखा होगा, गवर्नमेंट में तो नहीं होता, गवर्नमेंट में तो बच्चे को लेते ही लेते हैं, वहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, मैंने सुना भी है बहुत के बारे में, कि वो पेरेंट्स का टेस्ट लेते हैं। सुना है आपने कि वो पेरेंट्स का टेस्ट लेते हैं, अगर वो पास होते हैं तब बच्चा एडमिशन ले पाता है। पेरेंट्स का भी होता है और बच्चे का भी लेते हैं। तो आरटी एक्ट के तहत अगर कोई भी विद्यालय बच्चे का टेस्ट लेता है, उसका एडमिशन कराने के लिए टेस्ट लेता है, या फिर डोनेशन मांगता है, उस बच्चे का एडमिशन करने के लिए डोनेशन, लोग लाखों, जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं लाखों लाखों हजारों रुपए देते हैं एडमिशन कराने का, तो अगर ऐसा होता है तो आरटी एक्ट के तहत उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। देखिए, हम अपने राइट्स नहीं जानते इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये आरटी एक्ट जो है, आरटी एक्ट आप पता ही है कि इसका उल्लंघन करने पर कितनी सजा हो सकती है, कितना एक खतरनाक चीज है। मैं तो यही कहूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर वो स्कूल टेस्ट लेता है पेरेंट्स का या बच्चों का, उस या फीस जो है डोनेशन देनी पड़ती है उस स्कूल को एडमिशन कराने के लिए, पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या करता है, आरटी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ क्या होता है, कार्रवाई हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं धारा 14 की, सेक्शन 14 की। ये कहता है आयु साक्ष्य के अभाव में प्रवेश। देखिए क्या होता है, जो क्या होता है, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आजकल क्या करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र लगाते हैं और स्कूल में हमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ये कहता है कि क्योंकि हमने कहा है 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को हमने प्रारंभिक शिक्षा देनी है, उसके स्कूल में एडमिशन कराना ही है, तो ये तभी पॉसिबल है अगर सोचो किसी बच्चे के पास उसका एज प्रूफ नहीं हुआ, उसके पास कोई भी आधार कार्ड नहीं है, उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, तो क्या उसका एडमिशन नहीं होगा? तो ये कहता है कि अगर उस बच्चे का एज प्रूफ नहीं भी है तब भी उसका स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका एडमिशन हम कराएंगे ही कराएंगे। ये नहीं कि उसके पास आयु साक्ष्य नहीं है, उसके पास एज का प्रूफ नहीं है कि वो कितने साल का है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तभी तो आरटीई बनाया गया कि ये दिक्कतें अक्सर दिखाई देती हैं। आप लोग जब स्कूल में जाएंगे तो आप खुद देखेंगे, लेकिन आपको रूल पता है कि क्या रूल है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बच्चे को हमने शिक्षा देनी ही देनी है, चाहे उसका एज का कुछ प्रूफ हो या ना हो। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, आप फंसेंगे इसमें। ठीक है, तो धारा 15 की बात करते हैं, सेक्शन 15, वार्षिक परीक्षा से पहले प्रवेश रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, एडमिशन बिफोर एनुअल एग्जामिनेशन। कितनी बार हमने देखा हुआ है, ऐसा होता है कि लोग मतलब क्या करते हैं, जैसे मेन एग्जाम जो हो रहा है उससे पहले क्या करते हैं, अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वही 6 to 14 ईयर्स की बात करते हैं, तो उसको एडमिशन ही नहीं लेने देते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एनुअल एग्जाम से पहले, वार्षिक परीक्षा से पहले बच्चा प्रवेश ले लेता है तो वह बिल्कुल प्रवेश पाने का अधिकारी है और उसको आप निकाल भी नहीं सकते स्कूल से। अगर कोई किसी कारण से आप स्कूल से उसको जबरन निकाल रहे हैं तो वो भी, देखिए, वो अपनी स्वेच्छा से स्कूल बदल सकता है, लेकिन अगर आप उसे जबरदस्ती आप उसको स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं तो ये आरटीई एक्ट का उल्लंघन हो जाएगा। तो धारा 15 कहता है कि आपको क्या करना है, आपको एनुअल एग्जाम होने से पहले एडमिशन आप ले सकते हैं और उस बच्चे को विद्यालय से निकालने का आपका अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं धारा 16। धारा 16 आप अक्सर सुन रहे हैं, कक्षा 1 से क्लास 1 से 8 क्लास तक, 8th क्लास तक बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। सुना है ना आपने, प्रोहिबिशन ऑफ डिटेंशन एंड एक्सपल्जन। ठीक है, परीक्षा में फेल किए जाने का प्रतिषेध है, उसको हम फेल नहीं कर सकते बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक, तो वो आरटीई का नियम है, उसको बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। तो बाद में देखा गया कि बच्चा, देखो बच्चा बहुत कमजोर है, उसकी नींव अच्छी नहीं हुई, उसको पढ़ाया गया लेकिन वो कमजोर था। अब क्योंकि हमारा नियम ऐसा है, आरटीई कहता है फेल नहीं कर सकते, तो उसको हमने जैसे 1 में पास कर दिया, 2 में पास कर दिया, बिना कुछ लिखे पास कर करके उसको हमने क्या कर दिया, 8 तक पहुंचा दिया। अब बताइए, जब वो 8 में पहुंच गया, 8 में पास कर दिया हमने, हो गया, रूल आरटीई का फॉलो हो गया। अब 8 तक की तो है रूल, 1 to 8 के लिए तो है रूल आरटीई का, 8 के बाद तो नहीं है। तो अब क्या करेगा, 9th में जाके वो कुछ कर पाएगा? उसे तो ओवल भी लिखना नहीं आता, ABCD। ये धरातल में स्थिति है, मैं आप खुद देखेंगे इसको कि ये स्थिति है। तो बाद में ये देखा गया, उन्होंने कहा
कि अगर ये प्रॉब्लम सामने आ रही है तो एक सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी 2019 में। उन्होंने ये बोला कि इस बच्चे को, अगर कोई बच्चा बहुत कमजोर है तो उसका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने पर अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे, फेल होने पर 2 मंथ की, 2 मंथ की उसको रेमेडियल टीचिंग कराई जाएगी। रेमेडियल टीचिंग मतलब उस बच्चे को अलग से आप लोग उसका उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करेंगे। 2 महीने अलग से बच्चे को पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर से उसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, टेस्ट लेने पर अगर पास होता है तो ठीक है, उसको अगली कक्षा में भेज देते हैं। और अगर वो फेल होता है, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो ये डिसीजन स्कूल पर है कि वो क्या करे, उसे आगे बढ़ाए या वहीं पर रोक दे। ये फिर स्कूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे अधिकतर स्कूल में होता है पास ही कर देते हैं, क्योंकि टीचर्स के लिए नोटिस आ जाता है। ये हमारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि टीचर के लिए नोटिस आ जाता है कि आपने इसे फेल क्यों किया है। तो हमें किसी भी कीमत पर बच्चे को पास करना ही होता है, चाहे वो उस लेवल का माइंड उसका हो या ना हो, उस बच्चे को बच कर पा रहे या नहीं। ठीक है, धारा 17 की बात करें तो धारा 17 में ये कहता है, बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हेरेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये कहता है कि आप बच्चों का फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दे सकते, ना ही उनको मेंटली हरेस कर सकते हैं। मतलब कितनी बार ऐसा होता है, हम क्या करते हैं स्कूल में, क्या करते हैं, बच्चे के कान पकड़ लिए, उसको थप्पड़ मार दिया, उसको डंडे से पीट दिया। अक्सर आपने देखा होगा स्कूलों में ऐसा सुनाई देता था, अभी नहीं, पहले सुनाई देता था। और या फिर उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि कहते हैं ना, तू गधा है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू बेकार है, मतलब कुछ भी बोल दे रहा उसको कि मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना। तो ये वर्तमान में अगर बच्चे को शारीरिक दंड दिया जाता है, फिजिकल पनिशमेंट दी जाए, मेंटली उसको हेरेस किया जाता है, तो ये भी आरटी के एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अब जो है वर्तमान में टीचर बच्चे पर हाथ भी नहीं उठाता, ना उससे गलत चीजें बोल सकता है। तो पहले से तो हम खूब पिटाई खाते थे और पिटाई खा खा के हमने डर से पढ़ा भी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है तो अब बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ये भी एक हमारा ड्रॉबैक है, वीकनेस हो गई। इसका थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना चाहिए था, ये कंप्लीटली वो करके, है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं धारा 18। धारा 18 में विद्यालय की मान्यता की बात होती है। आपको पता है सभी विद्यालय, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो उनको मान्यता कौन देता है, उसको मान्यता देती है स्टेट गवर्नमेंट। हर डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्य शिक्षा अधिकारी होता है, सीईओ होते हैं, यहाँ से क्या करती है, इनको मान्यता मिलती है विद्यालयों को कि जो विद्यालयों को जो रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, ये सीईओ स्तर से जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा इनको मान्यता दी जाती है। तो कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो ये कर रहे हैं तब इनको मान्यता मिलती है, अदरवाइज मान्यता नहीं मिलती। और मान्यता न होने पर इनके जो चाहे रिजल्ट हो कोई भी वो मान्य नहीं होते। तो लगभग जितने भी हमारे विद्यालय होते हैं वो सारे के सारे मान्य होते हैं। इन विद्यालयों को, प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक मदरसे को और जितने भी स्कूल संचालित होते हैं, इनको यूडाइस कोड मिलता है। क्या मिलता है? यूडाइस कोड। तो यूडाइस कोड जो है उसको फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसको याद रखिएगा, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये यूडाइस कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है और हर एक स्कूल के लिए अपना यूडाइस कोड होता है। हर विद्यालय का अपना एक यूडाइस कोड होता है। उस यूडाइस कोड से, जैसे हमारा आधार कार्ड से पूरी इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड के नंबर से पूरी डिटेल पता चल जाती है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कहाँ रहते हैं, एज कितनी है, सब कुछ पता चल जाता है। वैसे ही यूडाइस कोड से विद्यालय की पूरी कुंडली खंगाली जा सकती है। वहाँ कितने कमरे हैं, कितने टॉयलेट्स हैं और कितने बच्चे हैं, कितने टीचर्स हैं, किसने कितना पढ़ा है, सब कुछ यूडाइस से पता चल सकता है। और बच्चे का नाम क्या है, वहाँ अगर क्लास 1 में अभिनय है, उसके पिता का नाम क्या है, उसकी एज क्या है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एक एक चीज उसके बारे में सब पता चल जाएगी। तो बहुत अच्छी चीज है ये यूडाइस, ठीक है। तो ये है विद्यालय की मान्यता। ये मान्यता में जो है फिर यूडाइस कोड भी जनरेशन एक स्टेप होता है। अब चलते हैं सेक्शन 18 में। इसमें स्कॉल ये सेक्शन 18 हमने कर लिया है। अब चलेंगे सेक्शन
19 में। तो सेक्शन 19 क्या कहता है, धारा 19 इसमें कहता है विद्यालय के मानक और मानक, ठीक है, मान और मानक, ये कहता है कि क्या क्या स्कूल की वैल्यूज हैं, ठीक है, और क्या क्या स्टैंडर्ड है। इसमें मानक दिए हैं कि अगर विद्यालय खुलना है तो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड, क्या क्या मानक होने चाहिए, वो इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एरिया होती है, एक फिक्स होता है ना विद्यालय की इतनी एरिया में, प्राइमरी स्कूल के लिए कुछ जमीन होनी चाहिए, भूमि, प्लेग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतने बच्चे होने चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए। तो ये हमारी वैल्यूज और मानक स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, इतना हमें ज्यादा जाना नहीं है। धारा 20 की बात करें तो ये तो है अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, मतलब धारा 20 ये कहता है कि हम जो शेड्यूल में चेंज है, कुछ चेंज किया जा सकता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है धारा 21। धारा 21 कहती है, सेक्शन 21 कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, इसको इंपोर्टेंट लिख दीजिए कि अध्याय 4 का जो हमारा धारा 21 है, सेक्शन 21, ये कहते हैं एसएमसी। ये कहता है प्रत्येक विद्यालय में क्या होगा, एसएमसी का गठन किया जाएगा, ठीक है। एसएमसी क्या होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें विद्यालय के टीचर्स, प्रिंसिपल और इसके अलावा पेरेंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। विद्यालय में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या सुविधाएं हो रही हैं, सारी चीजें एसएमसी के माध्यम से होती हैं। इसमें एसएमसी के जो मेंबर होते हैं, इसमें टीचर्स भी होते हैं, टीचर होंगे स्कूल के, ठीक है, प्रिंसिपल होंगे, इसके अलावा पेरेंट्स होंगे। तो इसमें से ये कहता है कितने परसेंट, 75%, मतलब 3/4 हिस्सा, 3/4 जो होंगे या 75% पेरेंट्स होंगे, और उन पेरेंट्स में से भी 50% उसमें महिलाएं होनी चाहिए। महिलाओं का मतलब है कि माताएं हों उसके मेंबर, ठीक है। और बचा कितना, 25% जो होंगे वो स्कूल के टीचर स्टाफ होगा, प्रिंसिपल होगा। अब ये एसएमसी का फायदा क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। एसएमसी का फायदा क्या है, कोई भी काम विद्यालय में हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, अगर सोचिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई फंड आया है, उस फंड से कुछ खरीदना है, विद्यालय का निर्माण हो रहा है, फंड से कुछ बच्चों के लिए सामान खरीदने हैं, डेस्क, चेयर, कॉपीज, जो कुछ भी परचेज करना है, उसमें जो हमारा एसएमसी का अध्यक्ष होता है, ठीक है, जो हमारा एसएमसी का अध्यक्ष होता है, और प्लस जो स्कूल का प्रिंसिपल होते हैं, उन दोनों के जॉइंट सिग्नेचर होते हैं। खाता, जो हमारा खाता रहेगा वो दोनों के जॉइंट से होते हैं। तो एसएमसी का अध्यक्ष और प्रिंसिपल दोनों का बराबर रोल होता है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता प्रिंसिपल, वैसे अध्यक्ष अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। मतलब अध्यक्ष का जो पेरेंट्स हैं उनका पूरा हस्तक्षेप रहेगा कि स्कूल में किस तरीके से क्या चल रहा है। तो एसएमसी इसीलिए बनाई गई है ताकि पेरेंट्स अवेयर रहें। और आपको पता है एसएमसी की हर प्रत्येक साल क्या होती है, वो भी रहती है, इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। पेरेंट्स को इसमें पैसा भी मिलता है, 200 रुपये एक पेरेंट्स को मिलता है। 3 दिन की ट्रेनिंग ये रहती है, उसमें जितनी भी सुविधाएं प्रदान की जा रही है वो पेरेंट्स को बताया जाता है। तो स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की 3 दिन की ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। ये आपने सुनेंगे, अब स्कूल में जाएंगे तो देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है एसडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीपी। ये हमारा यूडाइस कोड में भरने के लिए भी आता है। प्रत्येक विद्यालय का अपना एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है जो 3 साल के लिए, इस साल तो हमने 2 साल के लिए किया था, वैसे 3 साल के लिए, मतलब इस आने वाले 3 साल जो हैं लगातार 3 ईयर, जैसे हमारा होगा 24 से 25, 25 से 26, 26 से 27, तो 3 साल के लिए हम बनाते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान। हम नहीं बनाते, पेरेंट्स बनाते हैं, एसएमसी बनाती है, स्कूल के टीचर्स बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं मिलके कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या सुविधाओं की आवश्यकता है, कितने टॉयलेट्स की आवश्यकता है, कितनी हमें स्पोर्ट्स ग्रांट चाहिए, स्कूल ग्रांट चाहिए, कितना हमें इसके अलावा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सामान चाहिए, मतलब या स्कूल में कितने कमरे और चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चीज चाहिए। तो ये स्कूल डेवलपमेंट प्लान होता है, ये कंपलसरी है सभी विद्यालयों को बनाना। अगर वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाता है तब जाके उसको पैसा दिया जाता है। ये एसएमसी का पैसा आता है, वो अगर स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनेगा तो एसएमसी का पैसा आता है, कुछ एक पैसा भी आता है, फंड आता है एसएमसी के लिए अलग से। और अगर वो एसडीपी नहीं बनाता, स्कूल डेवलपमेंट प्लान को लिख देता है नो, तो उसको यहाँ पैसा नहीं मिलता। ये भी मैं बता रही हूँ, इस बार ऐसा हुआ था, बहुत सारे विद्यालयों ने एसडीपी को नो कर दिया था, जिसकी वजह से ये कंपलसरी होता है सबको बनाना। ये नहीं, नो लिखने की वजह से एसएमसी में एक फिक्स अमाउंट कुछ पैसा आता है, जो भी है 2-3 हजार रुपये, वो पैसा भी नहीं दिया गया, ठीक है।
चलिए, अब नेक्स्ट सेक्शन 23 में टीचर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में कहा है कि अगर प्राइमरी टीचर्स है, एलटी टीचर्स है या लेक्चरर है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसी प्रकार जो टीचर्स की ड्यूटी है उसको किस समय आना चाहिए, क्या उसकी ड्रेस होनी चाहिए, और मतलब टीचर्स के जो भी कर्तव्य है कि वो बच्चों के हितैषी रहे, ठीक है, बच्चों को पढ़ाए और ठीक है उनको हाथ ना उठाए, मतलब सारी चीजें इसके अंतर्गत है। इसके अलावा जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, उनको भी दूर करना धारा 24 में आता है। इसके बाद बात करें अगर धारा 25 की, तो इसमें आता है छात्र शिक्षक अनुपात। तो छात्र शिक्षक अनुपात में इसको मैं बता दूंगी आपको कि ये कहता है 30 बच्चों में एक टीचर होना अनिवार्य है। 30 बच्चों में एक टीचर होना अनिवार्य है, क्योंकि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए अलग अलग है, उसको मैं बता दूंगी। और जो अपर प्राइमरी होता है उसमें ये कहता है 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, ठीक है। ये आगे भी बताया मैंने। प्राइमरी स्कूल के लिए 1 से 5 के लिए कहता है, 1 से 5 कक्षा के लिए कहता है कि 30 बच्चों में एक टीचर रखेंगे हम। और अपर प्राइमरी जो होता है यूपीएस, जिसमें 6 to 8 की क्लास चलती है, इसमें ये कहता है 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वैसे ये सब जगह है नहीं, आपको पता है स्कूल है ही नहीं, स्कूल हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर्स अनअवेलेबल हैं। अब बात करें धारा 27 की, तो धारा 27 में ये कहता है कि गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने विषय की, बहुत अच्छी बात इसने कही है। इस पॉइंट को आप अलग से लिख के नोट कर लेना। ये कहता है कि टीचर्स को आप नॉन एकेडमिक पर्पज के लिए नहीं लगाएंगे। अब वो नॉन एकेडमिक पर्पज में 3 चीजों को छोड़ दीजिएगा। 1, 2 आपदा प्रबंधन, जैसे आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, तो वो क्या है, आपदा है। बाढ़ आ जाती है उस समय ड्यूटी लगती है, तो आपदा है, तो आपदा के टाइम पे ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा जो हमारा सेंसस होता है, जनगणना हर 11 साल में होती है, आपको पता है जनगणना, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लगेगी। तो ये कहता है कि निर्वाचन, इलेक्शन ड्यूटी, तो ये कहता है पेंडेमिक के टाइम पे सेंसस जो है, जनगणना होती है, निर्वाचन, इलेक्शन के अलावा टीचर्स को किसी भी अन्य कार्य में, जैसे पल्स पोलियो में कर दिया कि आप कर लो उसमें काम, तो वो काम में अगर आप अभियोजित कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो वो गलत है। केवल ये इन 3 चीजों में ड्यूटी आप लगा सकते हैं, इनके अलावा अन्य कार्यों में शिक्षक की, मतलब अगर वो पढ़ाने वाला काम है टीचर का, वो तो बच्चों के लिए उसी के लिए अपॉइंट किया है, वही काम करेगा, उसके अतिरिक्त अन्य काम उसको नहीं दिए जाए। धारा 28 कहता है प्राइवेट ट्यूशन का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन। ये कहता है कि जो टीचर हैं, टीचर क्या करेंगे, प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकते। उसके पीछे जो इनका इंटेंशन यही था कि अक्सर आपने स्कूलों में देखा होगा कि अगर स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल में उतना मन लगा के नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन होता है कि बच्चे स्कूल सारे मेरे घर पे आ जाए, तो स्कूल में बहुत लिमिटेड पढ़ाएंगे और वो कहेंगे कि आप घर आके पढ़ लो मुझसे। तो ये अगर इस तरीके से है, इसीलिए इसका निषेध किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि देखो गरीब बच्चे भी पढ़े, हर तरीके के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर ऐसा किया गया, अगर वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता है टीचर, तो वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाएगा और बच्चों से गलत तरीके से जो है वो फीस वसूल करेगा, तो वो चीज गलत है। इसी वजह से प्राइवेट ट्यूशन का निषेध किया गया। ये धारा 28 में मेंशन किया है कि टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ये आरटी एक्ट कहता है, ठीक है। अब अध्याय 5 है, टोटल 7 अध्याय पढ़ने हैं। अध्याय 5 में ये कहता है करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। आपको पता है वर्तमान की भी बात करें, एनईपी जो है करिकुलम पर बहुत फोकस करती है। ये कहता है कि जो हमारा करिकुलम है प्री प्लान्ड हो, चाइल्ड सेंटर हो, डाइवर्सिफाई इंक्लूसिव हो, इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए भी बात करता है, डायनेमिक हो, गतिक हो, वर्तमान के हिसाब से उसमें कुछ चेंज हो। इसके अलावा असेसमेंट होना चाहिए बच्चों की पेडागोजी के अकॉर्डिंग, जो उसका बाल मनोविज्ञान है वो भी हो, उसका एक फिक्स टाइम हो, कंटेंट उसमें होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट हो, ठीक है। तो और ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, प्रोग्रेसिव हो, वर्तमान के हिसाब से क्या हो, अग्रशील हो,
ठीक है। और इसके अलावा जो है पेडागोजी बाल मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग बना हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं करिकुलम में जो कही गई हैं। उसमें धारा 29 की हम बात करें तो धारा 29 जो है पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और बच्चे को बोझिल ना लगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसका बैग का बोझ ज्यादा ना हो, ये बातें भी कही हैं। तो और मूल्यांकन किस तरीके से होगा वो कहा गया है। और धारा 30 की अगर बात करें तो ये परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र जो हमारा सर्टिफिकेट मिलता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, रिजल्ट जो मिलता है, उसके बारे में डिटेल में बताता है कि इस तरीके से आपने करना है। बाकी आप जानते ही हैं, है ना, वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है करिकुलम के लिए, सारी चीजें बच्चों के अकॉर्डिंग है। अध्याय 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन की ये बात करता है। चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन क्या कहता है, देखिए इसमें चित्र बने हुए हैं। आई हैव राइट्स, मी टू, बच्चा कह रहा है मेरे पास भी राइट्स हैं। तो इसमें देखिए जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, समता का अधिकार। तो बाल अधिकार, ये देखिए कहते हैं ना चाइल्ड प्रोटेक्शन, बच्चों के लिए कुछ करना नहीं है। एक संस्था है एनसीपीसीआर, ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये बहुत एक्टिव है। अभी बीच में आपने देखा था कि यहाँ पर जोलीकोट के वहां पर हुआ था कोई मदरसे में, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स वहां हो रही थी। तो आपको पता है कि कितना बड़ा मुद्दा वो हो गया, क्योंकि आपको पता है एनसीपीसीआर बहुत एक्टिव है। अगर बच्चों के साथ कहीं भी गलत होता है तो उनके खिलाफ क्या होगा, कड़ी से कड़ी सजा। आरटीई में ये जो पॉइंट है ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है अगर बच्चों के साथ आप कुछ गलत करते हैं तो धारा 31 इसमें कहती है कि बालकों के अधिकार का संरक्षण। ये कहता है कि हमें प्रोटेक्शन करना है चिल्ड्रंस राइट का, चिल्ड्रन को, बच्चों को जो भी राइट दिए गए हैं। मेनली फोकस करता है 6 to 14, लेकिन अगर हम अधिकार की बात करें वो तो 18 पर भी लागू होते हैं। तो ये कहता है कि चिल्ड्रंस मतलब बच्चों के जो भी राइट्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ गलत नहीं होना है। जैसे इसमें वो भी आ जाता है कि उनको बाल श्रम ना कराया जाए, है ना। इसी प्रकार धारा 32 की बात करें, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग टू चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन। ये लिखा नहीं है मैंने पूरा, ये चाइल्ड राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन। ये कहता है जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी है, देनी किसी भी कीमत पर, हर हाल में कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चे को स्कूल वो एजुकेशन देनी है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, धारा 32 कहता है कि उसकी बीच बीच में सर्वे करते रहनी है, मॉनिटरिंग करनी है कि बच्चा एजुकेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, बच्चा ड्रॉप आउट तो नहीं होता है। तो जिससे बाल गणना भी हम करते हैं, तो उस सर्वे का हम रिजल्ट भेजते हैं कि हमने अगले साल जब बच्चे को पढ़ाया पूरा तो क्या उसका एडमिशन कराया। तो ये जो यूडाइस है, इसके अलावा हमारा प्रबंध पोर्टल होता है, तो ये कंट्रोल करता है, देखता है कितने बच्चों का एडमिशन हो गया। बहुत सारे पोर्टल बने हैं जिसमें बच्चों का, और ऐसे एक एनसीपीसीआर पोर्टल भी है जिसमें बच्चों की एंट्री की जाती है, देखा जाता है कि, और इसके अलावा सर्वे भी करता रहता है सेंट्रल बीच बीच में, ठीक है। इसके अलावा धारा 33 कहती है, सेक्शन 33 कहता है रिड्रेस कंप्लेंट्स, जो भी शिकायतें आएंगी बच्चों से रिलेटेड उनको हमने दूर करना है। इसी प्रकार धारा 33 जो है, सॉरी, धारा जो 34 है, धारा 34 कहती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसलिंग, ठीक है, NAC, ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया है धारा 34 के अनुसार, जो क्या करेगी, बाल संरक्षण का, बच्चों के जो अधिकार है उनको संरक्षित करेगी। बाल संरक्षण आयोग जो है इस समय वर्तमान में बहुत एक्टिव है। देखिए एनसीपीसीआर की अगर बात करें, एनसीपीसीआर मॉनिटर करता है, जो अब ये लिखा है ना कि चाइल्ड्स राइट को मॉनिटर करना है, तो एनसीपीसीआर जो है वो किस प्रकार मॉनिटर करता है। इसमें एनसीपीसीआर के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। ये एक्ट आया था 2015 में, नोट कर लीजिएगा। जुवेनाइल जस्टिस जो है, आपको पता है 18 ईयर्स से जो कम वर्ष के बच्चे होते हैं, 18 साल से कम वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको आपको पता है सजा नहीं होती, उनको फांसी नहीं हो सकती। उनके लिए क्या है, जैसे बाल कारागार बने गए हैं, तो वहीं उनको क्या होता है, उनके अकॉर्डिंग सजा ऐसे पनिशमेंट नहीं दी जाती, उनको सुधारा जाता है। वहां पर बाल सुधार गृह उनको कहा जाता है। तो ये आया था, एक्ट आया था केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में, ठीक है। ये काम एनसीपीसीआर ये मॉनिटर करता है इसको। इसके अलावा पॉक्सो आपने सुना होगा, पॉक्सो 2012 जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस,
इससे बचाने के लिए 2012 में एक एक्ट लाया गया, पॉक्सो एक्ट जिसे कहते हैं। इसमें आपको पता है इसमें भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। और इसी प्रकार तीसरा है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, RTE 2009। तो ये सारी चीजें तीनों को मॉनिटर करने का काम होता है NCPCR का। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है NCPCR जिसे कह रहे हैं, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मार्च 2007 में। और इसमें जो अधिनियम बना था वो दिसंबर 2005 में बना था, लेकिन उसकी जो ये आयोग है, ये आयोग कब आया? 2007 में अस्तित्व में। अब हम बात करें ये क्या कहता है, ये जो NCPCR के अनुसार बच्चा, ये बच्चा किसे कहता है? 0 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उन सभी को इसने बोला है बच्चे। तो 0 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन सभी के, जो हमारे जुवेनाइल जस्टिस की बात करें, पॉक्सो की बात करें, RTE की बात करें, तो उनके अधिकारों को संरक्षित करने का काम करता है NCPCR। तो इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, बच्चा है, देखिए बाल अपराधी बन जाते हैं कितनी बार। ये देखिए पॉक्सो एक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे, तो इनके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। इसी प्रकार बच्चे जो है बाल श्रम करते हैं तो बाल श्रम भी उनको नहीं करने दिया जाएगा। तो ये है। और NCPCR वर्तमान में बहुत एक्टिव है। अगर इस तरीके की चीजें कहीं पर संज्ञान में आती है तो कड़ी से कड़ी सजाएं उसमें दी जाती हैं। तो अध्याय 7 की बात करें, हमारा लास्ट अध्याय है। इसके अंतर्गत मिसलेनियस जो चीजें हैं, विविध कहते हैं, विविध चीजें हैं। तो इसमें 4 धाराएं हैं। धारा 35 ये करता है, मार्गदर्शन करेगा अलग अलग चीजों के, बच्चों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए गाइडलाइन निकालने का काम धारा 35 में है। धारा 36 कहता है, प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ, एक अच्छे काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है मिसलेनियस में, मेन हमारे ये बाल संरक्षण वाला था। धारा 37 कहती है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है उसको मैंने ज्यादा फोकस किया। धारा 37 कहती है कि पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, उसको पावर है गवर्नमेंट को कि वो नियम बना सकता है, ठीक है। और धारा 38 कहता है कि जो भी कठिनाइयां आएंगी उनको दूर करेगा कौन? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास राइट्स हैं कि वो क्या कर सकता है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अपने स्तर से रूल बना के, नियम बना के दूर कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा पूरे कंप्लीट 38 धाराएं जो है, सेक्शंस है, उपखंड है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज वैसे मैंने पहले भी बता दी है, फिर मैं दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ जो पेपर में आ सकता है। सबसे पहले बात करें न्यूनतम कार्य दिवस की, तो विद्यालय में आपसे पूछा जाएगा, पेपर में आता है कि न्यूनतम कितने वर्किंग डेज होने चाहिए, मिनिमम वर्किंग डेज स्कूलों में। तो आपको पता है टोटल होते हैं 365 डेज। इसमें से बहुत सारी छुट्टियां भी होती है, 1 महीने की छुट्टी जाड़ों में रहती है, ठीक है, विंटर्स में। वैसे ही 10 to 15 डेज की रहती है समर में, ठीक है। प्लस बहुत सारे संडे आ जाएंगे हमारे, बहुत सारे हमारे जो दिवस हैं, ठीक है, फेस्टिवल्स हैं वो है। तो ये कहता है वर्किंग डेज फिर भी प्राइमरी लेवल पर 200 डेज होने चाहिए, वर्किंग डेज होने चाहिए मिनिमम। और अपर प्राइमरी लेवल पर 220 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए, मतलब इतने दिन स्कूल खुला हो। इसी प्रकार अगर शैक्षणिक सत्र घंटों की बात करें कि एकेडमिक सेशन में कितने आवर्स आपको पढ़ाई के होने चाहिए बच्चों के, तो प्राइमरी लेवल पे ये कहता है कि पूरे एकेडमिक सेशन में, ठीक है, पूरे एक साल में 365 डेज में, ठीक है। आपको पता है एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है, आपको पता भी होना चाहिए 1 अप्रैल से एकेडमिक सेशन शुरू होता है, कब तक? 31 मार्च तक। ये आपको पता होना चाहिए, एकेडमिक सेशन जो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काउंट होता है, ठीक है। तो ये कहता है अपर प्राइमरी लेवल पर 1000 आवर्स होने चाहिए, कि मतलब 1000 आवर्स की उनकी बच्चों की पढ़ाई हुई हो, मतलब 1000 आवर्स खुले हों विद्यालय, ठीक है, पूरे 1 ईयर में। इसी प्रकार अगर बात करें शिक्षण कार्य की, विद्यालय खुला, अब वहां पढ़ाई हुई, तो कितने घंटे, मतलब कितने घंटे का शिक्षण कार्य होना चाहिए। देखो, एक तो शैक्षणिक सत्र घंटे का मतलब है, देखो विद्यालय खुला है लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दिन पढ़ाई हो रही हो सकता है उस दिन गेम्स हो रहे हो या कुछ कल्चरल एक्टिविटी हो रही हो, ये भी हो सकता है ना। लेकिन उसमें से शिक्षण कार्य के लिए कहता है कि ठीक है, ये कहता है एक दिन में मिनिमम 4 आवर्स की जो वो है टीचिंग वर्क होना ही होना चाहिए। एक दिन में 4 आवर्स का, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे टीचिंग वर्क होना ही होना है। और ऐसे अपर प्राइमरी लेवल पे ये कहता है 4.5 घंटे 4.5 आवर्स का
वर्किंग मतलब टीचिंग वर्क होना ही होना चाहिए। और इसी प्रकार इसे कहें 4.5 घंटे का ये कहता है, ये पर डे का है, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात करें छात्र शिक्षक अनुपात का, टीचर्स इसको बोलते हैं प्यूपिल टीचर्स रेशियो। स्टूडेंट टीचर नहीं आएगा, ये आएगा प्यूपिल टीचर्स रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूपिल टीचर्स रेशियो, अक्सर आरटी का एक इंपॉर्टेंट मानक है। ये कहता है कि पीटीआर रेशियो, इसे कहते हैं पीटीआर, इसे क्या कहते हैं प्यूपिल टीचर रेशियो पूरा होना जरूरी है। तो अभी मैंने बताया था प्राइमरी स्तर पर 30 में एक बच्चा होना चाहिए, तो 30:1, और अपर प्राइमरी लेवल पे 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, तो 35:1। ये कहता है नियम के अनुसार यही है, 35 बच्चे हैं तो कम से कम एक टीचर हो, एक से कम ना हो। ऐसे ही ये कहता है 30 छात्रों तक एक शिक्षक है, प्राइमरी में, अपर में है 35 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए। लेकिन ये कहता है अगर किसी केस में 200 से ऊपर हो गए बच्चे, 200 से ऊपर बच्चे हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, चाहे प्राइमरी हो अपर प्राइमरी हो, उसमें आप क्या करेंगे 30 और 35 का रेशियो नहीं लेंगे। वो कहेंगे अगर 200 से ज्यादा छात्र हैं तो आप फिर 40:1 मतलब 40 में एक टीचर रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार अगर 150 से ऊपर छात्र हैं तो इसमें 5 तो टीचर होने चाहिए और एक प्रधानाध्यापक, ये भी है साथ में, एक प्रधानाध्यापक का होना जरूरी है, ठीक है। यहां भी होगा एक प्रिंसिपल, यहां भी होगा, वो मैंने शो नहीं किया है। अब आ गई घर से विद्यालय की दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। घर से प्राइमरी की दूरी अगर विद्यालय की करें तो प्राइमरी के लिए है कि 1 किलोमीटर रेंज में कोई ना कोई विद्यालय होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अपर प्राइमरी की, उच्च प्राथमिक की, तो घर से विद्यालय के बीच के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई विद्यालय होना चाहिए। इसी प्रकार 9-10 मतलब अगर हम बात करें सेकेंडरी की, तो 9-10 की तो 5 किलोमीटर में कोई स्कूल हो, और अगर सीनियर सेकेंडरी की बात करें 11-12 की, तो कितने की 7 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई स्कूल होना चाहिए। तो अगर इन केस कुछ बस्तियां ऐसी भी होती हैं जो इसको फुलफिल नहीं कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, है तो प्राइमरी का बच्चा और 2-3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो इनको भारत सरकार ने एक प्रावधान किया है समग्र शिक्षा के अंदर, एस्कॉर्ट की व्यवस्था की है। मैं आपको बता दे रही हूँ, एस्कॉर्ट या फिर ट्रांसपोर्ट भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता जो होता है, एस्कॉर्ट भत्ता जो होता है, इसे कहते हैं परिवहन भत्ता, एस्कॉर्ट भत्ता। एस्कॉर्ट वो व्यक्ति होता है जो बच्चे को स्कूल तक ले जाने का काम करता है, और ट्रांसपोर्ट है गाड़ी के माध्यम से जाना। तो इसमें बच्चों को क्या होता है, 6,000 रुपये प्रति वर्ष, चाहे वो प्राथमिक का बच्चा हो, प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो, अगर उसका जो रूल है 1357 किलोमीटर वाला, उससे ज्यादा दूरी से वो बच्चा स्कूल आ रहा है, तो उसको 6,000 रुपये प्रति वर्ष एस्कॉर्ट या ट्रांसपोर्ट के रूप में उसको पैसा दिया जाएगा, ताकि वो स्कूल प्रत्येक डेली स्कूल आ सके, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी ये भी पेपर में आता है, एक शिक्षक के लिए न्यूनतम सप्ताह में, एक सप्ताह में कितने घंटे होने चाहिए, कि एक टीचर को मिनिमम कितना पढ़ाना है स्कूल में एक हफ्ते में, तो वो है 45 आवर्स। तो मिनिमम वीकली आवर्स हैं टीचर्स के लिए 45 आवर्स। ये जो मैंने अभी की पॉइंट बताए हैं इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आरटीई कहता है कि विद्यालय में प्लेग्राउंड होना जरूरी है, गर्ल्स बॉयज के लिए टॉयलेट अलग होना चाहिए। अगर उस स्कूल में CWSN बच्चे हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए भी सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो CWSN बच्चे होंगे, जैसे लोकोमोटर है, सेरिब्रल पाल्सी वाला बच्चा है, वो नॉर्मल टॉयलेट में नहीं जा सकते। इसी प्रकार ये कहते हैं किचन होना चाहिए, ठीक है, स्कूल में किचन होना चाहिए, ताकि मिड डे मील बनाया जा सके, MDM बनाया जा सके, है ना। 8th तक के, 1 से 8 तक के बच्चों को क्या मिलता है, मिड डे मील मिलता है, मध्याह्न भोजन। अब तो उसका नाम बदल के क्या हो गया है, उसका नाम PM पोषण नाम हो गया है। ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए मैं एक दिन समग्र का अलग से बता दूंगी, ये समग्र शिक्षा अभियान की स्कीम है। PM पोषण, पहले MDM नाम था, अब PM पोषण कर दिया गया है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर वहां होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, जो भी फंडामेंटल चीजें हैं विद्यालय में होनी चाहिए। अब हम बात करें, जो मैं बोल रही थी कि विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होती है, इसके लिए मैं जरूरी था ये बनाना, क्योंकि मैंने कहा इसी वीडियो में मैं पूरा आपको आरटी अच्छे से समझा दूंगी,
तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको कोई दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहता है कि 25% सीट्स रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल, ये कहता है 25% सीट्स रिजर्व्ड इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, तो ये जो था, ये आपको पता है हमारी कौन सी धारा थी, किस धारा में था 25% सीटें हैं, ये देखिए 25% सीटें हैं धारा 12 में। ठीक है, सेक्शन 12 में ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल में जो हमारे एडेड स्कूल हैं, प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, वहां क्या होगा, जो उनकी लीस्ट क्लास होगी, लीस्ट मतलब सबसे न्यूनतम जो कक्षा होगी, अगर एक कक्षा 1 है तो ठीक है, अगर उनके वहां नर्सरी एलकेजी यूकेजी चल पड़ता है तो जो भी सबसे लीस्ट क्लास होगी उसकी जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का 25% सीटें गरीब वर्ग के बच्चों को दी जाएंगी। अब गरीब वर्ग में कौन आते हैं, तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार इन्होंने कहा है जो 25% सीटें आरक्षित रहेंगी किनके लिए, बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए। उसमें दो उन्होंने कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा एक 2D कैटेगरी है, डी फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, अपवंचित वर्ग कहते हैं, और 2E, ई फॉर ईडब्ल्यूएस ग्रुप। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप्स। तो यहां पर हिंदी लिखा है, इंग्लिश लिखा है, मैं बताते जाती हूँ। तो डिसएडवांटेज ग्रुप 2D ग्रुप में कौन आते हैं, ऐसे बच्चे, जो 2D ग्रुप है उसमें कौन से बच्चे आते हैं, SC ST OBC। ठीक, और इसके अलावा जो होते हैं अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बच्चे आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ओबीसी में क्रीमी लेयर को छोड़कर, ओबीसी में मतलब ऐसे बच्चे जो गरीब वर्ग के होंगे तो इनको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, इसीलिए लिखा है क्रीमी लेयर को छोड़ के। क्रीमी लेयर मतलब हो जाएगा अमीर, जो मतलब अच्छे होंगे, पैसे वाले होंगे। ठीक है, तो और बाकी क्या है, SC ST, इनको क्या मिलेगा, मिलना ही मिलना है ये आरटीई में एडमिशन। इसके अलावा जो CWSN बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी डिसएडवांटेज ग्रुप में रखा गया है, उनको एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो विधवा, विडो या डाइवोर्सी माता पर आश्रित हो, ठीक है, विडो है, ठीक है, या तो पिता अकेले हैं या फिर माता अकेले हैं, ठीक है, डाइवोर्सी हैं तो, और उसमें लेकिन एक शर्त है, अगर वो विडो है या डाइवोर्सी है उसमें भी एक शर्त है कि उनकी माता की आय 80,000 से, सालाना आय जो होती है एनुअल इनकम 80,000 से कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक कैटेगरी और है इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप में, HIV पीड़ित बच्चे होंगे या HIV पीड़ित जो माता पिता हैं उनके बच्चे, या ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनके माता पिता को कोढ़ है, लेप्रोसी है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनकी आय क्या होनी चाहिए, एनुअल इनकम 4.5 लाख 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। देखिए इनके लिए पैसों, मतलब इनके लिए इनकम का कोई वो नहीं है। SC ST OBC की जो बात कर रहे हैं, SC ST खासकर, इनके लिए पैसे का कोई वो नहीं है कि इनकी आय इतनी होनी चाहिए, आय का इनके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। CWSN के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन विडो जैसे विडो के बच्चे, डाइवोर्सी के बच्चे, सिंगल पेरेंट्स वाले, और इसी प्रकार जो HIV पीड़ित है, या जो मैंने आपको बोला था कि माता पिता जिनके विकलांग हो या फिर लेप्रोसी से ग्रसित हो, तो उनके लिए क्या है, एनुअल ये बोल रहा है कि इसमें एक आय प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा कि इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो कैटेगरी है 2E EWS ग्रुप, इसमें क्या है, कमजोर वर्ग आएगा। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, ऐसे पेरेंट्स जिनकी आय 55,000 से कम हो, ये सालाना आय है, ठीक है, जिसकी एनुअल जो है वार्षिक आय 55,000 से कम हो, या ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के, ऐसे बच्चे जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा क्या मिला है, BPL कार्ड मिला है। आपको पता है BPL कार्ड जो होता है व्हाइट कार्ड होता है, ठीक है, सफेद कार्ड कहते हैं इसको, गरीब वर्ग के उसको मिलता है जिसकी एनुअल इनकम 4,000 से कम की होती है। ठीक है, तो इसमें है सालाना आय जिसकी 55,000 से कम है, आय प्रमाण पत्र भी दिखाना पड़ता है। और स्पेशली ये कहता है EWS ग्रुप में हमें जो एडमिशन देना है, 25% सीटें जो देनी है, उसमें 50% कम से कम लड़कियां होनी चाहिए। अब इनकी पात्रता के लिए कुछ दस्तावेज हैं, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको कम से कम पता तो हो तो आप दूसरे को बता पाए। तो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कभी कभी ये होता है इस टाइप की चीजें भी पूछ लेते हैं जो आपको लगता ही नहीं कि आएगा। तो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या है, आधार कार्ड है, या स्वघोषणा पत्र भी होता है, कभी कभी आधार कार्ड नहीं है तो स्वघोषणा पत्र की से भी काम हो जाता है। इसके अलावा माता पिता के प्रमाण पत्र चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, लाइसेंस चाहिए। ठीक है, वोटर ID कार्ड राशन कार्ड से हो जाता है। ऐसे ही अगर आय प्रमाण पत्र की बात करें तो आय प्रमाण पत्र या BPL कार्ड में से
एक होना चाहिए, वो भी उनके लिए जिनकी सालाना आय 55,000 से कम है। ठीक है, बीपीएल कार्ड भी होगा तो भी चलेगा, या फिर आय प्रमाण पत्र 55,000 से कम का। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में आपको पता है कि इसमें कोई भी एससी और एसटी के लिए जरूरत नहीं पड़ती आय प्रमाण पत्र दिखाने की, तो उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर वो एचआई या लेप्रोसी से पीड़ित है, और अगर वो बच्चा निराश्रय है, ठीक है, वो उसके मतलब क्या है, वो किसी पर वो नहीं है, अकेला है वो बच्चा, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। या फिर ये डाइवोर्सी वाला है, डाइवोर्सी डॉक्यूमेंट होना चाहिए मदर का, या विडो है वो। ठीक है, और इसके अलावा अगर विडो हैं, माता विडो हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए पिता का, तो तब ये पॉसिबल है कि उसमें आरटीए एक्ट के अंतर्गत आएंगे। तो एक चीज लास्ट और बच गई है जो इंपॉर्टेंट है, ये शायद मैं अलग से ना बता पाऊं लेकिन पेपर में आ सकता है, ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरपी, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था 2016 में। ठीक है, और ये स्टार्ट कब से हुआ था, 19 अप्रैल 2017 से, इसको लिख लीजिए। डब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया था और 19 अप्रैल 2017 से ये लागू हुआ था। तो इसमें ये कहता है विकलांगता, जो दिव्यांग, विकलांगता बोलते हैं ना, विकलांग बच्चे, तो शुरू में क्या था, विकलांगता की केवल 7 कैटेगरीज बनाई गई थी, लेकिन बाद में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब 2016 आया था तो इन्होंने 7 कैटेगरी को बढ़ा के 21 कैटेगरी बना दी। इन्होंने कहा ये जो 21 कैटेगरी होंगी वो अगर कोई पीड़ित है इनसे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसेबल माने जाएंगे, दिव्यांग माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कैटेगरी है, मैं एक एक करके बता रही हूँ। ब्लाइंडनेस, अंधापन, लो विजन, ठीक है, कम दृष्टि जो होती है, न्यून दृष्टि, लेप्रोसी क्योर्ड, यही है कोढ़ से पीड़ित। ठीक है, इसके अलावा हियरिंग इंपेयरमेंट, कम सुनाई देता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। लोकोमोटर, बोल भी नहीं पाता, वो भी है इसमें। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने में दिक्कत होती है, चलन निशक्तता। डॉर्फिज्म, बोनापन, या आपने सुना नहीं होगा, बोनापन को भी दिव्यांगता मानते हैं, वो बच्चा दिव्यांग माना जाएगा, या कोई व्यक्ति है तो वो दिव्यांग माना जाएगा अगर वो बोना है, डॉर्फ है। इसी प्रकार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बच्चा जल्दी समझ नहीं पाता किसी चीज को, तो वो भी क्या माना जाएगा, इंटेलेक्चुअल। जो पढ़ने में आजकल कमजोर बच्चे हैं वो भी इसमें दिव्यांगता में आते हैं, आजकल तो सभी बच्चे ऐसे ही हैं। मेंटल इलनेस, मानसिक रूप से वो बीमार हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। ऑटिज्म, कुछ बच्चों को नींद नहीं आती, कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑटिज्म का शिकार माने जाते हैं और वो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं। ठीक है, दिव्यांग बच्चे केवल ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली हैं तो दिखेगा, या बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, या दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर पढ़ने में भी कमजोर हैं तो वो भी दिव्यांग बच्चों में आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो सेरिब्रल पाल्सी की बात करें, ठीक है, मैं खुद इसी काम को देखती हूँ समग्र शिक्षा में, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि बच्चा पढ़ने में भी कमजोर है तो आप एक बार डॉक्टर्स को उसको दिखा सकते हैं और उसका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना सकते हैं। सेरिब्रल पाल्सी, ऐसा बच्चा जो सेरिब्रल पाल्सी वाला बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल मतलब क्या होता है, बैठ भी नहीं पाता, उठ भी नहीं पाता, और मतलब ये सोचो ऐसा लगता है कि उसके अंदर हड्डियां ही नहीं है, वो गिर जाएगा कहीं पर भी, इस तरीके से होता है। मैं अभी फोटोज दिखा रही हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसी प्रकार क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, कुछ जल्दी से नहीं सीख पाता, समय लगता है बच्चे को। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, थैलेसीमिया है, ठीक है, हीमोफीलिया है, सिकिल सेल एनीमिया जो होता है डिजीज है, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसमें डीफ, डम, ब्लाइंडनेस आ जाएगा। एसिड अटैक विक्टिम, जैसे तेजाब डाल देते हैं कभी कभी किसी के ऊपर, तो ऐसे पीड़ित भी क्या हो जाएंगे, CWSN मानी जाएंगे, दिव्यांग मानी जाएंगे। और एक पार्किंसंस डिजीज है। ये फोटोज दिए गए हैं कि RPWD एक्ट जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम है 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं दी है। देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, व्हील चेयर से चल रहा है, बोनापन है, डॉर्फ है, हाइट दी हुई है, देखियो 4 फुट से कम, 4 फुट 10 इंच से कम जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोना माना जाएगा। ठीक है, 4 फुट 10 इंच से कम। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी देखिए दिखाए, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर हैं, विकृत हैं। एसिड अटैक, ये दिख रही है आपको, देखो एसिड अटैक है। दृष्टिबाधित, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। अल्प दृष्टि, थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है, रंग नहीं पहचान पाता। श्रवण बाधित, डीफ है, सुनाई नहीं देता, 70 डेसिबल श्रवण क्षति हो गई। ऊंचा सुनना, कम सुनता है ना, हार्ड ऑफ हियरिंग। इसके अलावा बोलने में दिव्यांगता, बोल नहीं पाते,
ठीक है, सामान्य बोली से अलग बोलना, कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ठीक है। लेप्रोसी क्योर्ड, लेप्रोसी है, ठीक है। टेढ़ापन आ गया है, हाथों में धब्बे हो गए हैं, सुन्नपन आ गया है। सेरिब्रल पॉलिसी, ये सबसे मतलब क्रिटिकल केस है, मतलब ये मानूंगी सीपी जो होता है सेरिब्रल पॉलिसी वाला केस सबसे, एक बार आप देखिएगा वीडियोस में, वीडियोस मतलब यूट्यूब पे देख लीजिएगा। मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा ऑटिज्म, ये देखिए, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होना, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम रहना। अब आपने देखा होगा, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे बच्चों को भी विकलांग माना जाता है। देखिए ये नया केस है ऑटिज्म का। बच्चे कितने लोग होते हैं ना, आंखें मिला के बात नहीं करते, सुनसान रहते हैं, और मतलब कोई भी काम करने में उनको परेशानी होती है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, तो वो भी दिव्यांगता में आते हैं। सीखने में दिव्यांगता, बोलने में लिखने में दिक्कत हो रही है, जैसे किसी से हमने देखे हैं बहुत बड़े बच्चे होते हैं, क लिखो उनको लिखना ही नहीं आता। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद करें मानसिक रुग्णता, मेंटल इलनेस है, ये लिखा हुआ है इसमें सारी चीजें हैं, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसंस डिजीज है, ठीक है। हीमोफीलिया है, आपको पता है हीमोफीलिया में अगर कहीं पर चोट लगती है तो खून लगातार बहता रहता है, वो क्लॉट नहीं बनाता। थैलेसीमिया है, हीमोग्लोबिन की विकृति, और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज, खून की कमी हो जाती है। तो ये मैंने अच्छे से बताई हैं, आप इनको पढ़ लेना वीडियो देख के। तो ये हमारा जो है आरटी जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट मैंने बता दी हैं। देखिए इसमें कुछ उद्देश्य थे कि क्या उद्देश्य, आप बताइए क्या उद्देश्य, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली, अब आपको लगता है कि उद्देश्य या विशेषता बताने की जरूरत है इसमें। उद्देश्य क्या है, बच्चों में शिक्षा को सर्वसुलभ करवाना, यूनिवर्सलाइजेशन करना, सब सारे बच्चों तक शिक्षा की पहुंच बनाना, शिक्षा को आसान बनाना, ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, और ये जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइव क्लास लेंगे, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो, मैंने बहुत मेहनत इसमें की है, बहुत जगह से मैंने ये इकट्ठा किया है मटीरियल, तो आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें, आप मुझे बताइएगा कि वीडियो समझ में आई या नहीं आई, नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। और लाइव क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, और फेसबुक में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।